Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will discuss measurement of conductance. Means we will come to know how to measure the conductance of electrolytic conductor. Okay, before that I will revise the topic we have learned yesterday very fastly. In yesterday class we saw the conductivity, conductance and factor affecting metallic conductance, factor affecting electrolytic conductance and difference between the metallic conductor and electrolytic conductor. In case of the metallic conductor, conductance is due to the flow of charge, flow of electron, and in case of electrolytic metallic electrolytic conductor, flow of current is due to the motion of or movement of ions. Okay, and in electrolytic conductance we know that our conductor is in form of liquid. Okay, so here in the matter ions move from respective electrodes, and in this process, in the case of metallic conductor, matter is not involved. Okay, in case of metallic conductor, matter is, तो हम लोग ये जान रहे थे कि जो हमारा मेटालिक कंडक्टर होता है उसमें जो कंडक्टेंस होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कंडक्टेंस जो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। मेटालिक कंडक्टर में मैटर इन्वॉल्व नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन केवल मूव करते हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे फिक्स होती हैं, जबकि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है उसमें मैटर इन्वॉल्व होता है, आयंस मूव करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं। ठीक है, और मेटालिक कंडक्टर के बारे में क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस घटता जाता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में ये है कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। और हम लोग क्या जानते हैं, कंडक्टेंस के इक्वल टू 1/r × L/A, ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जो है कि फिजिक्स में पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। किसी भी रेजिस्टेंस को अगर पता करना हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन एक होता है रेजिस्टेंस का, बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, यहाँ पे सेल लगी होती है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। और यहाँ पे सपोज कि ये हमारा R1, R2, R3 and this one is the R4, ये 4 रेजिस्टेंस इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें दो जो रेजिस्टेंस है ये दोनों फिक्स रेजिस्टेंस है, और ये वेरिएबल, अगर किसी के ऊपर ऐसे एरो लगा हुआ है
तो ये क्या है, वेरिएबल है। इसके अलावा जो हमारा ये वाला है, ये कंडक्टेंस ऑफ सेल लगा, कंडक्टेंस ऑफ सेल। ये यहाँ पे ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये अरेंजमेंट है। इसकी मदद से हम लोग अननोन इलेक्ट्रोड को पता करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को पता करते हैं, जिसमें से कि दो रेजिस्टेंस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे R3 R4 और R3, और इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है। और ये हमें जो है कि जिसका हमें पता नहीं है, उसको पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये अरेंजमेंट देख लिया, और हम ये फार्मूला जानते हैं, और अगर हमें ये रेजिस्टेंस यहाँ पता लग जाए तो हम यहाँ से कंडक्टेंस पता कर सकते हैं। पहले एक बार फिर से बता देते हैं कि हमें अगर मेजरमेंट करना है रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का, कंडक्टिविटी पता करनी है या कंडक्टेंस पता करना है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो हम वैसे ही पता करते हैं जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू जो है कि किसी अननोन रेजिस्टेंस का पता करते हैं। अब इसमें जो अरेंजमेंट होता है, एक पैरेलल अरेंजमेंट होता है 4 रेजिस्टेंस का, जिनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ठीक है। ये क्या होता है, बराबर होता है। R1/R2 इक्वल टू, अगर ये बैलेंस ब्रिज के लिए है, किसके लिए, बैलेंस ब्रिज, बैलेंस ब्रिज अगर है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमेशा ऐसे नल पॉइंट पे रहेगा। उस कंडीशन में हम चाहे तो किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का, अननोन किसी सेल का रेजिस्टेंस हम पता कर सकते हैं। और अगर हमें किसी सेल का कंडक्टेंस पता करना है तो पहले रेजिस्टेंस पता करना होगा, और रेजिस्टेंस जब पता लग जाएगा तो इस फार्मूले से हम कंडक्टेंस पता कर लेंगे। तो जैसे हमें यहाँ पे R2 पता करना है तो R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 × R4/R3। तो यहाँ से हम R2 की वैल्यू जो आएगी उसको उठा के इस फार्मूले में रख देंगे, और इस तरह से हम जो है कि कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन पता कर लेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर हमें किसी सेल का कंडक्टेंस मेजर करना है तो कंडक्टेंस मेजर करने के लिए हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और उस रेजिस्टेंस को जानने के लिए हमें इस व्हीट स्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन को जानना होगा। ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें पैरेलल रेजिस्टेंस लगे होते हैं, और इन रेजिस्टेंस की मदद से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को पता कर लेते हैं। जिसमें ये जो 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनका एक रेशियो होता है, और जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे R1/R2 इक्वल टू R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है।
ऐसे कंडीशन में कोई डिफ्लेक्शन जो है कि वेट स्टोन, तो यहाँ पे ये जब ब्रिज बैलेंस होगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। इसमें दो फिक्स रेजिस्टेंस हो गए हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये घट बढ़ सकता है, इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। और यहाँ पे वो सेल लगी हुई है जिसका हमें कंडक्टेंस पता करना है। अब इस कंडक्टेंस को पता करने के लिए हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये कंडक्टेंस का फार्मूला है और ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ बैलेंस ब्रिज को बता रहा है, ये बैलेंस ब्रिज को बता रहा है। तो यहाँ से हमें अगर R1, R3, R4 पता है तो R2 को हम पता कर लेंगे। अब इस R2 की वैल्यू जो है जब पता लग जाएगी तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से हमें कंडक्टेंस पता लग जाएगा और इस तरह से हम किसी भी सेल का कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है कि मोलर कंडक्टिविटी। तो अभी हम लोगों ने कंडक्टिविटी देखा। अब कंडक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि किसी भी सेल की जो कंडक्टिविटी होती है वो उसकी कंडक्टेंस के बराबर होती है, जबकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में हो, दो इलेक्ट्रोड के बीच में 1 सेंटीमीटर लेंथ हो, तो उस सेल की कंडक्टेंस को ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल डिज़ोल्व हो, अगर इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल डिज़ोल्व हो तो उसकी कंडक्टिविटी जो होगी वो मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इट मे बी डिफाइंड एज it may be defined as conducting power produced by all ions when 1 gram mole of electrolyte dissolve are placed between two large electrodes which are 1 centimeter apart to each other। 1 centimeter apart to each other। बस यहाँ पे 1 ग्राम मोलर कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिंग जो हमारे आयंस हैं, पूरे आयंस के थ्रू जितनी भी कंडक्टिविटी होती है, जबकि 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व है और वो प्लेस्ड है बिटवीन द लार्ज इलेक्ट्रोड्स के, जिनके बीच की दूरी कितनी है?
1 सेंटीमीटर। ओके, वो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, तो वो उनकी कंडक्टिविटी है। फिर से एक बार जान लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, मोलर कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलाइट की द्वारा प्रोड्यूस सभी आयंस के थ्रू प्रोड्यूस वो कंडक्टिविटी होती है, जबकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व है। सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व है और वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट जो हमारे लार्ज इलेक्ट्रोड है उनके बीच प्लेस्ड है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक सेल है और सपोज करते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड के बीच में यहाँ पे हम सपोज कोई मीटर लगा दिए, इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और इसके बीच में पूरा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और ये 1 ग्राम मोल है, 1 ग्राम मोल है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। अब अगर 1 ग्राम मोल की जगह पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता तो नॉर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल कंडक्टिविटी। तो ये इसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसका हम मैथमेटिकल वो देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये हमारा है, हम लोग जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी को हम एम से दिखाएंगे। अगर स्टैंडर्ड होगा तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड होता है मोलर कंडक्ट, तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा कंडक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन। V की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1000 अपॉन कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। C की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1000 इंटू की कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी, ओके। यहाँ पे हम 1000 के अपॉन नॉर्मलिटी कुछ भी यहाँ पे हम रख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। तो ये हमारी यहाँ पे हो गई मोलर कंडक्टिविटी। इतनी तरह से हम मोलर कंडक्टिविटी को, अब अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो इतना नहीं है, ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी और ये हमारी नॉर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो इसको हम छोड़ देते हैं, कोर्स में नहीं है, सी पर कंडक्टिविटी हो जाएगी। अब इसकी हम यहाँ पे यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ओके। तो कंडक्टिविटी की यूनिट होती है श्यामिन, कंडक्टिविटी की यूनिट यहाँ पे होती है श्यामिन सेंटीमीटर, श्यामिन सेंटीमीटर। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल, ओके। ग्राम पर मोल और मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। यहाँ पर लिखेंगे मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो यहाँ से हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, तो हमारी यूनिट हो जाएगा श्यामिन पर मोल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Here is
you can write like this minus, okay, then this is the unit of m, per mole per सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। ओके, वेरिएशन, हैव यू नोटेड दिस? ओके, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी अगेंस्ट कंसंट्रेशन, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी अगेंस्ट कंसंट्रेशन। ऐसे वेरिएशन होता है कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन से। अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो क्या कंडक्टिविटी पे असर पड़ेगा, ठीक है, कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये कंसंट्रेशन को बता रहा है और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को बता रहा है, ठीक है। अब अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है वो कंप्लीट होता है। तो हमें कंडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हमें एक स्ट्रेट ग्राफ के रूप में मिलेगी, ठीक है। कि जैसे कि अगर हमारा ये सॉल्यूशन है, इसमें सपोज हमने 1 ग्राम पर मोल साल्ट ऐड किया था तो उसकी कंडक्टिविटी कुछ होगी। फिर अगर हम इसमें बढ़ा करके 2 ग्राम, फिर हम 3 ग्राम, ये सब ऐड करते चले जाएं, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, तो कंडक्टिविटी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि जो आयंस हैं वो बहुत पास पास आ जाएंगे, और जब पास पास हो जाएंगे मतलब कहने का मतलब आयंस की भीड़ हो जाएगी, तो आपस में वो इंटरेक्ट कर जाएंगे, फिर से बॉन्ड कर लेंगे, फ्री मोशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो दूर चले जाएंगे और कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर कोई लेते हैं, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो हमें ग्राफ ऐसा मिलता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है? CH3COOH, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है? इस पॉइंट पे जाते जाते ये ग्राफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ाने पर उतनी तेज़ी से जो है कि कंडक्टिविटी नहीं घट रही है जितनी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न यही है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके आयंस और मेन कंपाउंड के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाती है, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल काम करने लगता है। तो इस वजह से हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाती है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि कंसंट्रेशन चेंज के साथ साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी घटेगी, एकदम क्लियर दिखाई देगा। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होती है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक चली जाती है, तो प्रिडिक्ट कर पाना क्या होता है? मुश्किल होता है। यहाँ पे जो हम कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं उसके लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं
वो उस इक्वेशन हमारा जो है वो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी A√C। इसको हम डी बाई हकेल-ऑनसागर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक कांस्टेंट है, ये स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी और दिस इज द कंडक्टिविटी। ठीक है, और ये हमारा कंसंट्रेशन। ओके, ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका तो हम कंसंट्रेशन चेंज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी घटती जाएगी, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो चेंजेस होते हैं बहुत स्लो चेंजेस होते हैं। वहाँ पे जो हमारा आयन होता है और मेन कंपाउंड होता है, उसके बीच में क्या होती है, एक तरह से इक्विलिब्रियम डेवलप कर जाती है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है कि कंडक्टेंस पता कर पाना क्या है, मुश्किल है। इसके लिए यहाँ पे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसका कंडक्टेंस पता करने के लिए यहाँ पे दूसरा एक लॉ है जिसके थ्रू हम किसी भी कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। इस लॉ को हम खोलरेस लॉ कहते हैं। इस के अनुसार खोलरेस ने कहा था कि जो भी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उसकी हमें कंडक्टिविटी पता करनी है तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है या मोलर कंडक्टिविटी होती है, उसमें इंडिविजुअल आयन की बराबर भागीदारी होती है, बराबर जो है कि कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयन। अगर हम इंडिविजुअल आयन की कंडक्टिविटी को जानते हैं तो हम उसकी मदद से हम जो है कि पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं। तो खोलरॉस ने क्या कहा कि जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ कंडक्टिविटी इंडिविजुअल कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द what molar conductivity of the electrolyte, weak electrolyte, is the sum of individual conductivity of ions। ओके, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसी चीज़ को हम फिर बाद में डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे। अभी हम थोड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बता देते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे। सपोज कि यहाँ पे कोई साल्ट AB है, AB, ओके, यहाँ पे कोई साल्ट है AB। तो यहाँ पे खोलरॉस लॉ के हिसाब से सपोज कि यहाँ पे एक साल्ट है AB और ये टूटता है A+ और B- में। तो अगर हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है AB की, तो ये इक्वल टू होगी इंडिविजुअल कंडक्टिविटी ऑफ A और इंडिविजुअल कंडक्टिविटी ऑफ B। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं। अब इसमें अगर यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस हो गए, सपोज कि साल्ट कुछ इस तरह से है, A3B B2 टाइप का है, तो ये डिज़ोल्व होगा तो यहाँ पे 3A + 2
एंड प्लस 2B -3 इस तरह का अगर साल्ट है तो इसके लिए जो कंडक्टिविटी का फार्मूला होगा वो मोलर कंडक्टिविटी होगी 3 लैम्डा E2 प्लस here will be 2 लैम्डा B 3 माइनस। तो इस तरह से जो है कि हमारा मोलर कंडक्टिविटी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम पता कर सकते हैं। कल हम लोग इसके आगे इसके एप्लीकेशन के साथ फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।